हमने जो लेक्चर पिछला दिया था उसका ही एक पार्ट और बच गया है, जिसको हम लेक्चर 5th में बताएंगे। कुछ उसके टॉपिक्स का जो पार्ट्स बच गया था वो था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आप किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, तो इसके हमने 3 मेथड्स बताया था, जिसमें कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने फ्रिक्शन मेथड बताया कि वो मेथड्स का मैकेनिज्म क्या है, वो मेथड्स है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है और हमारे डेली लाइफ में उसका एग्जांपल्स क्या है। तो आपको बहुत सारा एग्जांपल्स मिला जो डेली लाइफ से रिलेट था, जिसको हम डे बाय डे देखते हैं बट समझ नहीं पाते। असल में फिजिक्स क्या है ना कि आपको जितने भी 11 12th का फिजिक्स है ये आपके आसपास होने वाले घटना को एक्सप्लेन करता है। अगर कोई टीचर मिल जाए जो उस घटना को जो हमारे आसपास घट रहा है उसको चैप्टर से लिंक कर दे और वो समझा दे तो आपको बहुत ही मजा आएगा और तभी आपको लगेगा कि 12th का फिजिक्स और 11th का बहुत ही जबरदस्त है। ये हमारे आसपास के चीजों को समझने में मदद करता है। तो यही है भी असली फिजिक्स, यही है। अगर सिर्फ ये कह दें कि ये स्टेटमेंट तो फलाने साहब ने दिए थे और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये कहना कोई बहुत ही बेकार है, यानी कि वो फिजिक्स है ही नहीं, वो साइंस पढ़ा ही नहीं रहे हैं इसका। तो देखिए कोई भी टीचर का एक ही मकसद होता है कि जो किताब में टर्म है, चीजें हैं, वो बच्चे तक कैसे पहुंचे, इसका एक अच्छा मार्ग निकालें। वो मार्ग निकालना टीचर का काम है। वो हो सकता है अलग अलग मार्ग से गुजरे, अलग अलग तरीका से गुजरे, लेकिन चीजें वही रहे, समझाने में चीजें बदले नहीं। तो मेन जो मकसद है टीचर का यही है। तो जो टीचर ऐसे कर रहे हैं वो तो बहुत बेहतर है, लेकिन कोई टीचर ऐसे भी करते हैं जो सिर्फ बोल देते हैं कि भाई ये तो फलाने साहब ने कहा था, इसका स्टेटमेंट ऐसा है, मान लो ये होता है। तो ये होता है, फिर फिजिक्स रहा कहाँ या साइंस रहा कहाँ? असल फिजिक्स तो वो है ना जो कि आपको चीजें समझ में आए। ऐसा होता है तो किताब क्यों नहीं पढ़ लेगा बच्चा? तो ऐसे ही चीजों को आपको नहीं करना है, बिल्कुल आपको समझना है चीजें कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये आपको बारीकी से समझना है। तो चलिए इस लेक्चर में जो हम देखेंगे वो असल में है 2 मेथड्स बचा हुआ था, इंडक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड। फ्रिक्शन हमने पहले बता दिया है, तो जो बच्चा नहीं देखे हैं वो जाइए इसको पॉज कर लीजिए और फिर उसको देखिए और तब इस पे आइए, तब थोड़ा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। और ये चीजें आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ये सब लिंक है। तो अगर ये देखे हैं तो आपको अगला मजा आएगा, अगर इसके पीछे देखें तो इसमें मजा आएगा। तो तरीका यही है, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेशन कीजिए, हम भी करेंगे और तभी आप बेहतर बन सकते हैं। मकसद भी हम दोनों का एक ही है कि आप कैसे बेहतर हो। देखिए सबसे पहले जो है ना हम डेफिनेशन देखेंगे और फिर उस डेफिनेशंस का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे इसको समझना है। फिर उस एक्सप्लेनेशन को समझते हुए हम अपने डेली लाइफ में उन घटनाओं को ढूंढेंगे जो हमारे आसपास होता है, जिसको हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर ये चीज टॉपिक क्लियर होगा। तो पहले तो डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, जैसा कि लिखा हुआ है आप एक बार रीड मारिए और समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। कुछ सेकंड के लिए आप देखिए और इसको रीड कीजिए, क्या समझ में आया। चलिए हम अब पढ़ते हैं इसको। ए मेथड इन विच ए चार्ज बॉडी इज टेकन नियर अनदर बॉडी। अब कह रहा है कि एक, समझा देते हैं हिंदी में इसको, एक वस्तु है जो आवेशित है, उसको एक दूसरे वस्तु के पास लाया गया। अच्छा दूसरा वस्तु क्या हो सकता है? आपके मन में सवाल आता होगा ना कि दूसरा बॉडी क्या हो सकता है? ये चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। विदाउट टचिंग, अच्छा दूसरे वस्तु में टच नहीं करना है। मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु एक है जो चार्ज है ऑलरेडी, इस पे प्लस चार्ज है 4। अच्छा इसको दिखाने का भी तो तरीका होगा, क्या कैसे दिखाएं? तो आप ही बताइए। जैसे ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन भाग जाता था तो कैसे दिखाते थे? चलो ऑक्सीजन पे 2 दिखा देते थे माइनस, उसी तरह इसमें भी दिखा देते हैं कि क्या भाई ए बॉडी है और इस पे 4 प्लस है, 4 इलेक्ट्रॉन गायब है, ये हम समझते हैं। और ये कहां से आया चार्ज बॉडी? ये किसी ना किसी बॉडी को फ्रिक्शन किए होंगे, उससे लाए हैं। तो ठीक है ये 4 बॉडी है। अच्छा इसको 4e प्लस भी दिखा सकते हैं भाई, 4 प्रोटॉन के बराबर इसके ऊपर चार्ज है एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी 4 हो गया, ये 4 प्लस हो गया। यहां तक समझेंगे। इसको सिंपल दिखाने के लिए हम ऐसे नोटेशन दे देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। दूसरा बॉडी है ये, फर्स्ट तो यही कहता है कि बी न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि सब में प्लस माइनस तो होगा भीतर में कि नहीं होगा? अच्छा प्लस माइनस होगा भी,
तो कितना प्लस माइनस होगा? ऐसा तो नहीं कि एक कंडक्टर बॉडी लिए और उसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो असंख्य होंगे, बहुत सारा होगा जो कि प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये न्यूट्रल कब होगा? जब इसके संख्या प्रोटॉन की प्लस की जो प्रोटॉन संख्या है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए तो ये न्यूट्रल है। और न्यूट्रल को दिखाने का जो तरीका था वो सिंपली हम ब्लैंक भी छोड़ दें तो न्यूट्रल ही समझेंगे, और अगर उस पर प्लस माइनस बराबर भी दिखा दें तब भी ये न्यूट्रल होगा। तो चलिए हमने ये चीजें समझ में आया। दो बॉडी लिए, ए चार्ज्ड है और दूसरा क्या है? न्यूट्रल है, जिसको हम आवेशित कहते हैं और हिंदी में इसको उदासीन कहते हैं। चलो ये समझ में आ गया। इस उदासीन और आवेशित वस्तु को लिए और बिना टच कराए, स्टेप फर्स्ट, बिना टच कराए नजदीक लाए। देखिए टच नहीं है, ये संपर्क नहीं है, यहां पे हवा है, इंसुलेटर है कोई टाइप का, और ये इस तरह से रखें। अच्छा, इसमें 4 प्लस है, दिखा देते हैं, ए प्लस पे 4 है। जैसे ही ये यहां आएगा, अब जरा आपके मन में आता होगा कि जैसे नजदीक लाएंगे तो फिर क्या करें। देखिए यहां पे अब आते हैं, विदाउट टचिंग देम देन चार्ज ऑफ अदर बॉडी गेट पोलराइज्ड। करा कि दूसरे वस्तु का जो चार्ज है वो पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड का यह शब्द का मीनिंग क्या है? देखिए पोलराइजेशन का मतलब अगर आप समझिए सिंपल में, आगे हम इसको देखेंगे। पोलराइजेशन का डेफिनेशन है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिलहाल हम ये देखते हैं पोलराइजेशन कहते हैं। तो चार्ज जब एक बॉडी से एक तरफ प्लस चला जाएगा, एक तरफ माइनस चला जाएगा, या ठीक इसका उल्टा, एक तरफ माइनस चला जाए, एक तरफ प्लस। जैसे कि ये बॉडी है और इस बॉडी के एक छोर में, अभी सब ये न्यूट्रल है तो हर जगह प्लस माइनस इक्वल है। अगर इसके एक छोर पे माइनस आ जाए ज्यादा और एक तरफ प्लस रह जाए तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं कि भाई ये बॉडी पोलराइज्ड हो गया। तो चलिए यहां भी वैसे होता है। अब एक बात बताइए, किन किन बच्चों को लग रहा है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो किधर कौन चार्ज दौड़ेगा? अब एक बात बताइए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस को किधर धक्का मारेगा? उधर। तो यानी प्लस किधर दौड़ जाएगा? उधर। ये जो बच्चे सोच रहे हैं, समझ लीजिए पिछला मेरा लेक्चर आप देखे नहीं है और कहीं भी आप पढ़े और ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब है वो आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। तो दोनों चीज को ध्यान में रखिए कि अगर ये प्लस इस प्लस को धक्का मार रहा है तो जो आप दोनों कॉन्सेप्ट बताए, या तो आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं या तो आप किसी ऐसे के पास पढ़े हैं जो कि ये बता दिया आपको प्लस पे धक्का लगेगा और वो उधर चला जाएगा। तो सिंपल सा बात समझिए, ये प्लस पे धक्का तो लगाता है लेकिन प्लस मूव नहीं करता है, बल्कि को भी धक्का लगा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो होगा क्या, इस प्लस को न्यूट्रल के साथ माइनस के साथ रहेगा यहाँ पे अपने वाले के साथ, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां ले आएगा ये। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो मटेरियल का भी तो कैटेगरी होना चाहिए। मटेरियल दो कैटेगरी जो बेसिकली हमने पढ़ा है इस चैप्टर के जस्ट, आप एनसीईआरटी को पलटिए, उसमें आपको मिलेगा मटेरियल्स का टाइप, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर, दो एक टॉपिक ही है। उस टॉपिक में देखिए यहीं पे यूज होता है इस टॉपिक का। क्या है कि इलेक्ट्रॉन इधर कब आएगा? जब एक एटम से बाहर निकलेगा और एटम के में फ्री मूव करेगा, एटम के अंदर फ्री मूव करेगा तो ही ये यहां पहुंचेगा। और जब एटम के अंदर फ्री मूव करेगा तो ये किनारे पर आ जाएगा, और ये किस टाइप का मटेरियल होगा? कंडक्टर। अब सवाल ये है कि इंसुलेटर होता तो क्या होता? इंसुलेटर होता तो उस पे भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव किनारे तक नहीं करता, बहुत उसमें कम चार्ज इधर जमा होता। यही फर्क है, सिंपल सा बात देखें। जैसे ही यहां पे ये आया और फिर ये माइनस को खींचा और ये इधर आया, तो देखिए यहां पे क्या है, माइनस की अधिकता हो रही है और न्यूट्रल पहले से था ही, तो इधर क्या है? प्लस होगा। कुछ स्टेप के बाद देखिए क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि ए बॉडी पर प्लस चार्ज तो था ही, इधर क्या हो गया? एक्स्ट्रा माइनस आ गया, और इधर क्या हो गया? जो प्लस रह गया, और ये बी बॉडी है और ये ए प्लस 4 है। अब बहुत सारे बच्चे के मन में आता होगा कि अगर कोई डायरेक्ट ये स्टेप बता दे तो इसमें क्या लगेगा? कह देगा भाई प्लस को धक्का लगा, प्लस उस किनारे पर, माइनस को खींचा इस किनारे पर, तो प्लस उधर माइनस इधर। ऐसा नहीं हुआ है इसमें। हमने क्या देखा, इसके जो इंटरमीडिएट जहां मैग्नीज्म, ये समझने वाली चीजें था कि इलेक्ट्रॉन उधर से उठ के आया इधर, और इधर इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो गया? खाली हो गया। वो
उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई और वो प्लस चार्ज हो गया, और इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए इधर माइनस की चार्ज हो गया। अब देखिए जितना चार्ज यहां है उतना चार्ज ये भी डेवलप करेगा इस किनारे पर, ये बात कंडक्टर में नजर आता है। और जब ये कंडक्टर में नजर आता है तो यहां पे चार्ज Q और यहां भी क्या होगा, माइनस Q, और यहां भी क्या होगा, प्लस Q। अब एक और सवाल है, क्या बॉडी B चार्ज हुआ या न्यूट्रल है? जरा सोचिए और दिमाग लगाइए कि ये बॉडी B को चार्ज बॉडी कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो देखिए बड़ा सिंपल है, अगर इस बॉडी के ओवरऑल चार्ज की बात करें तो जितना इधर किनारे पर है तो बॉडी में ही, उधर किनारे पर प्लस है तो बॉडी में ही, दोनों का ओवरऑल बॉडी का जो देख रहे हैं वो है न्यूट्रल। लेकिन बॉडी के किनारे देखें तो इधर लग रहा है कि एक्सेस चार्ज है नेगेटिव का, इधर क्या है पॉजिटिव का। ये बड़ा कमाल का चीज है। अब इसमें से देखिए कुछ चीजें जो हम बाहर छांट के निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, वो इस चीज, और वो टीचर का काम है समझाना। देखिए इसमें क्या एक्स्ट्रा ये है कि इस बॉडी पर फोर्स लगेगा, सॉरी इस किनारे पर और इस किनारे पर ये फोर्स लगाएगा। हम हर जगह जानते हैं कि अगर अपोजिट चार्ज होगा, पीछे पड़े थे, तो वो फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स लगाएगा। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहां है, तो ये डिस्टेंस काउंट होगा इसके लिए R1, इसका सेंटर पॉइंट यहीं पे मान लीजिए इस चार्ज का। तो इस जगह पर फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव, किनारे पर आकर्षण। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। लेकिन यही चार्ज इस किनारे पर अगर देखें तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा ज्यादा दूर होगा, R2 यहां पे होगा किनारा, और यहां पे जो फोर्स लगाएगा इस बॉडी पर वो लगाएगा रिपल्सिव, और यहां क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव। ये बॉडी जो है इस बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, किधर लगा रहा है, तो इस किनारे पर लगा रहा है खींचने के लिए, और उस किनारे पर धक्का दे रहा है। अब बताइए ये बॉडी जाएगा किधर, इस पे तो दो फोर्स लग रहा है। अब दो फोर्स लग रहा है, एक छोर को कह रहा है भाई तुम दूर जाओ, एक छोर को अंदर जाओ। बॉडी अगर लचीला होता तो फैल जाता, लेकिन अगर लचीला नहीं, रिजिड है, तब क्या होगा। अब जीतेगा कौन, तो सवाल यह है कि जीतेगा कौन में एक चीज आपको समझना जरूरी है। अगर कोई R पर डिपेंड करता है, दूरी पर, और दूरी बढ़ाने से बल घटता है। अब सिंपल लॉजिक लीजिए, कंघी को दूर में रखिए और कागज के टुकड़े, तो अट्रैक्ट करता है नहीं, नजदीक लाते हैं तो ही अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब है नजदीक लाने से फोर्स बढ़ता है। तो नजदीक मतलब क्या, जिसका दूरी छोटा फोर्स उसका ज्यादा पावरफुल, और जिसका क्या है R क्या होगा बड़ा, उसमें कम फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, रिपल्सिव यहां पे कम होगा और अट्रैक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ओवरऑल बॉडी क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से जो कंघी है वो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है। एक सवाल देंगे जो आपके दिमाग में हिट करेगा कि एक कंघी को बाल में रगड़े तो वो चार्ज हुआ होगा, लेकिन एक कागज के टुकड़ा तो मैंने सिर्फ तोड़ा है हाथ से, तो उस पे तो वो न्यूट्रल होना चाहिए, हो है भी। तो न्यूट्रल होने के बावजूद भी एक चार्ज बॉडी कैसे न्यूट्रल को खींच लेता है। तो मैकेनिज्म उसका जो है वो यही है कि ये मैकेनिज्म कि वो एक तरफ अगर बॉडी बड़ा है तो R भी कम और ज्यादा में डिफरेंस ज्यादा होगा। R किसी का, अगर ये बॉडी बहुत लंबा होता तो R का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता, तो फोर्स का भी डिफरेंस ज्यादा होता, तो फोर्स अट्रैक्टिव वाला जीत जाता, तो वो भी एक फायदा। अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज होता, अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए एक बॉडी है और ये बॉडी जो दूसरा है न्यूट्रल है, वो प्लस पॉइंट चार्ज है, इधर माइनस इधर प्लस है, तो अगर ये एकदम बिल्कुल पॉइंट है तो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के लिए R सेम होगा, फोर्स भी सेम होगा। अच्छा, इस साइड पे जो चार्ज होगा उस साइड पे भी वही चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि ये बॉडी पर न्यूट्रल वाला फोर्स, कोई फोर्स ही काम नहीं करेगा, दोनों प्रभावशाली बराबर होगा, दोनों ही एक जैसा काम करेगा। एक छोर को बाहर धक्का देगा, एक छोर को अंदर, और अट्रैक्ट करेगा ही नहीं। तो ये भी कहानी होता है। तो बॉडी थोड़ा एक्सटेंडेड होना चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करता है, समझ में भी आएगा। अच्छा देखिए इसमें एक और चीज, ये चार्ज जो हमने लिखा है कि माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है। अच्छा, ये माइनस क्यू इसके बराबर की है, इसका एप्लीकेशन भी है और इसको समझना भी है ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होने का एक देखिए मकसद बताते हैं आपको, ऐसा होने का वजह क्या है।
कंडक्टर है, कंडक्टर में करोड़ों खरबों अरबों खरबों असंख्य इलेक्ट्रॉन। एक कंडक्टर में असंख्य इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। अगर इस इलेक्ट्रॉन का हम पहले नेचर देखें तो वो क्या था, एटम से फ्री था और वो कंडक्टर के एक छोर से दूसरे छोर तक जा भी सकता था। ये भी था कंडक्टर में कहानी, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो जब ये पूरे मूव करने की क्षमता रखता है, तो अगर इस पे हल्का सा भी फोर्स लगेगा तो ये किनारे में बैठा रहेगा, और बैठा रहेगा तब तक जब तक ये क्या रहेगा, सामने रहेगा, और ये वाला भी उसी तरह से बना रहेगा। तो यानी कि ये पूरा सिस्टम का अरेंजमेंट कब तक ऐसा रहेगा, ये मन में अगर सवाल आए तो एक बार सोचिए दिमाग में कि ये इस तरह का कंडीशन इस बॉडी को कब तक रहने का मौका मिलेगा, जब तक इसके सामने वाला ये वाला मौजूद रहेगा। जैसे ये हटा, ये अपने आप क्या होगा, अपने जगह पे चला जाएगा और वो फिर न्यूट्रल हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, आपके डेली लाइफ में भी ऐसे कई इवेंट्स होते हैं जो आप इस तरह के प्रक्रिया से गुजरते हैं। चलिए उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं पे कोई इवेंट हो रहा है या कोई प्रोग्राम हो रहा है, मान लीजिए नाच देखने गए या कुछ देखने गए, तो उस जगह पर आप स्टेज पर देखे होंगे कि कोई परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कोई डांस कर रहा होता है, ठीक है, वहां पे है, और उसके नीचे जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो क्या जहां तहां बैठ जाते? नहीं, उसका खास करके हमारे यहाँ पे जो है ऐसा सिस्टम है कि एक तरफ फीमेल एक तरफ मेल, और बीच में वो ढटकथी लगा देते हैं बांस का या कुछ भी लगा देते हैं। तो देखिए एक तरफ फीमेल एक तरफ मेल है एक ही परिवार का। सब पहले शुरू में क्या था, मिला जुला था, तो इस तरह था, शुरू में इस तरह था। जब स्टेज पर लोग आए परफॉर्म करने के लिए, नृत्यकी या जो भी आए, तो जैसे ही ये आए उसके बाद हमने क्या देखा कि एक तरफ भाई फीमेल एक तरफ मेल, और ये तब तक रहेगा बना हुआ इसी तरह का जब तक प्रोग्राम चल रहा होता है। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ कि फिर ये क्या होगा, अपने अपने परिवार वाले से घुल मिल जाएंगे और ये फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो इस अवस्था में पहुंच जाएगा। लेकिन ये कब पहुंचेगा इस अवस्था से इस अवस्था में, जब ये नहीं रहेगा, यानी कि इसके वजह से ये ऐसा हुआ। तो देखिए यहाँ पे इंडक्शन क्या है ना, बिना टच किए किसी को हम प्रभावित कर देते हैं, यही इंडक्शन है एक तरह का। बाकी तो आप डेफिनेशन जान ही रहे इंडक्शन मेथड्स क्या है। लेकिन इंडक्शन क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं और आपको कह दे चलो भाई फलाना हीरो आ गया जो आपके गली में स्टेज पे नाचने जा रहा है, तो फट से दौड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर यही कोई आदमी आए और खींच के सबको बाहर ले जाए तो उसको बहुत ताकत लगाने पड़ता है। ये हमने देखा कि हमारे डेली लाइफ में कैसे रिलेट होता है। और चलिए अब डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है जो रियल एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है। जैसे देखिए कि अगर आप नल देखते हैं, नल का पानी का फ्लो है और आप किसी चीज को रगड़े, बहुत ज्यादा चार्ज इस पे डेवलप कर दिए, कोई रोड है, ग्लास का रोड है, प्लास्टिक का रोड है, कथी है, कुछ भी है, अगर आप उसको रगड़े और उसके ऊपर में ये क्या हो गया, चार्ज आ गया, तो देखिएगा पानी के फ्लो को उधर बेंड कर देता है। ये भी एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है डेली लाइफ में। दूसरा, आप थर्मोकोल का एक सीट आता है जिससे कि खाना खाते हैं, पत्तल जिसको कहते हैं, तो वो वाला चीज को आप उलन कपड़ा से रगड़िए रगड़िए रगड़िए, एक को नीचे रखिए, सेम उसी तरह से उलन कपड़ा को रगड़िए और दूसरे प्लेट को आप इसके ऊपर नहीं रख पाइएगा और ये उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मान लीजिए प्लस आया होगा या माइनस आया होगा, यही ना आया होगा, दो चीज। तो अगर इस पे भी माइनस रहेगा तो ये रहेगा क्या, नहीं रहेगा, और ये उड़ जाएगा। ये आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते। ये इसमें जो है नल वाला जो आपने देखा था कॉन्सेप्ट, नल में जो पानी फ्लो कर रहा था, अब इसका बारी आता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इधर क्यों जा रहा है। तो देखिए नल का पानी इधर इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, और ये क्या करेगा, एक तरफ माइनस बना लेगा और एक तरफ क्या बना देगा, प्लस। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स प्रभावशाली होगा, और ये वाला फोर्स जो रिपल्सिव लग भी रहा होगा यहाँ रिपल्सिव, लेकिन ये प्रभावशाली नहीं रहेगा क्योंकि ये थोड़ा कम पड़ जाता है दूरी के वजह से, और ये जीत जाएगा और ये फिर ये बेंड कर देगा। तो यहाँ भी मैकेनिज्म सेम टू सेम है। इसके बाद अगर हम कंघी वाला देखें, कंघी को आपने चार्ज किया, मान लीजिए प्लास्टिक में प्लस आया या हो सकता है माइनस आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में, कुछ भी चार्ज आए, हमें मैटर नहीं करता है चार्ज क्या है, वो तो हमने देखा था किससे रगड़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हेयर से रगड़ रहे हैं तो भाई हेयर पे प्लस चार्ज आएगा, कंघी पे माइनस आएगा, ये बात हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा। कागज का टुकड़ा इस तरह से है,
इसने पोलराइज्ड करना शुरू किया, चूंकि ये इंसुलेटर है तो चार्ज उतना डेवलप नहीं होगा जितना इस कंघी पर है। तो इस पे क्या होगा, कुछ चार्ज इस पे प्लस हो गया, क्यों, एक्सेस यहाँ पे माइनस हो गया। लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्टिव और ये रिपल्सिव, तो ये जीत जाएगा, क्योंकि ये नजदीक है और ये क्या है, दूर में है, इसलिए फोर्स ये कम पड़ेगा रिपल्सिव का, और अट्रैक्टिव फोर्स क्या पड़ेगा, ज्यादा, तो ये अट्रैक्ट कर जाता है। क्या अभी तक आप जानते थे कि एक कंघी चार्ज है, कागज का टुकड़ा न्यूट्रल है, फिर भी अट्रैक्ट करता है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट उठ के आता है, जो कि आपको सवाल देंगे नीचे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होगा, आप उसको पीडीएफ लिंक में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसको एक बार पढ़िए, और जहां जहां आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, लेक्चर को उठा के फिर से देखिए, वहां पे आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा एक्सप्लेनेशन आपका लेक्चर में ही है, बट वो आप लॉजिक डेवलप नहीं कर पाते, जिसके वजह से सवाल सॉल्व नहीं होता है। देखिए, टीचर का काम नहीं है कि पूरा सवाल दिए और सॉल्व कर दिए, फिर मजा नहीं है, और पढ़ाई इसको कहते भी नहीं। असली मजा तब है जब आप क्वेश्चंस लें, क्वेश्चंस को पढ़ें, नहीं समझ में आए दोबारा पढ़ें, नहीं समझ में आए तिबारा पढ़ें, तब समझ में आया। और जब क्वेश्चन समझ में आया तब दिमाग में हिट करता है, भाई ये सॉल्व कैसे करें। आप तरीका ढूंढिए ना, चीजें को लिंक कीजिए ना, जो चीज आपने पढ़ा है वो चीज आपके पास है, बट आप उसकी शुरुआत नहीं कर पाते, वो लिंक नहीं बना पाते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, उसमें कैसे अप्लाई करें। आप एक बार देखिए, हर चीज जो आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड लॉजिक सबको अप्लाई कीजिए। जैसे ही आप वो लॉजिक लगाइएगा, यकीन मानिए आपके अंदर का ही एक आवाज आएगा जो कहेगा भाई ये तो सही है लॉजिक। और जब ऐसा लगने लगे, कहीं कहीं नहीं भी कहेगा, जब जब ये लगने लगेगा कि आपका जो लॉजिक है वो कह रहा है कि सही है, तो समझिए कुछ हद तक तो सही होगा। हो सकता है आप कॉन्सेप्टे गलत पढ़ लिए तो दिक्कत है। इसीलिए तो कहते हैं कि गलत चीज पढ़ने से बेहतर है ना पढ़े, क्योंकि गलत अगर कॉन्सेप्ट आपने घुसा लिया दिमाग में, आप उसको निकाल नहीं पाइएगा, हर जगह अप्लाई कीजिएगा और फेल हो जाइएगा। इसलिए गलत पढ़ने से बेहतर है कि ना पढ़े और सही चीजें पढ़े। तो सही चीजें आपको गाइड कहां से मिलेगा, टीचर से तो पढ़ना, यूट्यूब पर कई जगह पे गलत भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई बैंडेशन नहीं है, आपको गलत भी मिल जाएगा। इसीलिए आप सही परीक्षण कब कर सकते हैं गलत सही का, आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, कोई दूसरा बुक उठाइए, जो चीज लेक्चर आपने पढ़ा वो किताब में है या उसी तरह एक्सप्लेनेशन है या दूसरा है, के घर में होगा। देखिए, इसका एक एग्जांपल वहां भी क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। और जिसके घर में टीवी है, आप देखे होंगे कि जैसे टीवी के पास, स्क्रीन के पास ये इस तरह से हाथ को ले जाए, आप देखिएगा सारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाता है, और ये फील करता है, हिलने लगता है, बॉडी का महसूस करने लगता है, क्योंकि स्किन में कुछ तो हलचल, जैसे ही स्किन में हलचल हुआ, ये मूवमेंट को महसूस कराएगा और समझाएगा कि भाई ये कुछ हो रहा है। अब देखिए, जिस बच्चे का घर में अगर आप टीवी देखते हैं, ये एलईडी नहीं, पहले वाला टीवी, बड़ा डब्बा वाला, तो डब्बा वाला टीवी को ऑन कीजिए और इसके पास खाली स्क्रीन, हाथ ले जाइए दूरी से ही, देखिए आपको मिलेगा उसमें ये तरीका, ये चीजें मिलेगा। वहां भी इंडक्शन हो रहा है। हो क्या रहा है, टीवी स्क्रीन के पास जैसे ही हाथ का हेयर आता है, तो ये क्या होता है, मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ क्या है पॉजिटिव, तो ये सभी के सभी क्या है, एक तरफ इसके छोर पर पॉजिटिव आएगा, किनारे पर नेगेटिव आएगा, और ये क्या आएगा नेगेटिव, और ये फिर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा और ये सभी बाल खड़े हो जाएंगे, और ये बड़े मजेदार भी है। तो इसी तरह से आपके पास दिमाग है, और कोई भी बच्चा का दिमाग ना छोटा होता है ना ज्यादा होता है, बशर्ते जो मेहनत करता है वो आगे निकलता है, जो ना करता है मेहनत वो पीछे रह जाता है। तो इसी में समझते हैं अच्छा भाई वो तो जीनियस है। जीनियस कोई पैदा नहीं होता है, बस बनाना पड़ता है। जो बच्चा मन में विचार लाता है, मन में सोचता है, पढ़ाई को एनालिसिस करता है, जो आज हमने पढ़ाया, अगर आप उसको दिन भर में एनालिसिस करते हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं, क्या आगे है जुड़ा हुआ इन सारे चीजों से, तो वो बच्चा जीनियस ऑब्वियस ही हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा को हमने पढ़ाया और वो बच्चा कहीं एनालिसिस नहीं किया, अच्छा सर ने पढ़ाया चलो बंद करो धरो, फिर जाएंगे अगला दिन मुंह उठाए वैसे ही यार चले आए, खोले किताब बैठ गए, फिर गए क्लास बंद किए, फिर चले गए घर, तो ये बच्चा करने वाला कभी जीनियस नहीं कहलाता, क्योंकि उसने तो दिमाग ही नहीं लगाया। दिमाग लगाइएगा तब ना थोड़ा दिमाग में पैदा होगा गर्मी, और वो चीजों को, बाल को उड़ा देगा। तो वो चीजें आप लगाइएगा नहीं तो कहां से आपके पास वो चीज डेवलप होगा।
तो आपके पास लॉजिक डेवलप करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जो बच्चा सोचता है वो जीनियस हो जाता है, वही बच्चा जीनियस कहलाता है। वो तुरंत चीजों को एनालिसिस करके अगला दिन क्लास में कुछ टीचर पूछा जवाब भी दे सकता है, चाहे वो गलत सही कुछ भी हो, वो चीजें दे सकता है। लेकिन जो बच्चा ऐसा पूछा ही नहीं, एनालिसिस ही नहीं किया, उसके मन में सवाल भी कहां से आएगा? आप जब तक किताब पढ़ते नहीं आपके मन में डाउट आएगा ही नहीं, सिंपल सा बात ये है। तो डाउट लाने के लिए भी आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ये हमने देखा कि हमारे इंडक्शन मेथड्स जो था वो हमारे डेली लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। अब आते हैं कंडक्शन मेथड, और फिर इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि अगला चैप्टर में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन किस तरह का जो है सॉल्व करने में मदद करता है, मदद मिलता है, वो कैसे, ये चीज देखेंगे। ये चालन विधि, चालन विधि क्या है? जैसे ही चालन विधि हम पढ़ेंगे इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और फिर इससे रिलेटेड आगे का जरूरत क्यों है इसको पढ़ने का, वो चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसका परिभाषा, तो चालन क्या है? ए मेथड इन विच ए चार्ज बॉडी इज टच्ड विथ अनदर बॉडी। एक दूसरा वस्तु है जो न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज्ड भी हो सकता है, उसमें एक आवेशित वस्तु को लाके टच करा दिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास दो बॉडी था, शुरू में ऐसे ही लेते थे हम, एक प्लस है और एक यहाँ पे न्यूट्रल है। तो ए बॉडी 4 प्लस है, बी पर न्यूट्रल है। तो जैसे ही ये न्यूट्रल है तो आप समझ गए होंगे कि इसमें ऐसा होगा। अब स्टेप फर्स्ट कह रहा है कि एक बॉडी को लाए, दूसरे बॉडी के साथ लाए और इसको संपर्क करा दिया। अच्छा, ये तरीका है संपर्क कराने का। अच्छा, संपर्क जिस चीज से कराइएगा वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करता हो, यानी चार्ज को कंडक्ट करता हो, यानी कंडक्टर होगा। और अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं, इसको और इसको ऐसे लाके लाए और इस तरह से कर दिए, तो ये भी एक संपर्क करने का तरीका है। तो यहाँ पे 4 प्लस था और यहाँ पे न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है? तो बेशक सा बात है कि बहुत सारा है, संख्या बराबर है। जैसे ही इसको लाए आपके मन में सवाल आता होगा अब क्या होगा? तो जरा आप ही सोचिए ना कि क्या होता होगा या क्या होने वाला है। तो देखिए जीनियस बच्चा यहीं पर दिमाग को क्लिक कराएगा और सोचेगा कि क्या हो रहा होगा। आप अपने से सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या हो रहा होगा। आपको इतना कॉन्सेप्ट दे दिए तो आप खुद से भी सोच सकते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या ट्रांसफर होने वाला है? क्या इसका प्लस इधर ट्रांसफर होगा या इसका इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा? हमने हर कहीं पर यही बताया कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, खास करके जितना अभी हमने पढ़ा है। हम देखेंगे प्रोटॉन मूव करता है कि नहीं करता है, ये आगे का है। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका 13वां चैप्टर न्यूक्लियस के बारे में, तो घटना देखेंगे। बेशक अभी तक जो हमने देखा वो सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है मूव करने के लिए? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मूव किधर करेगा? तो देखिए ए बॉडी +4 था, ये बी न्यूट्रल है, तो जैसे ही इसको टच कराए तो ये मूव करेगा। अच्छा, मूव कैसे करेगा? यहां पे एक सवाल आता है कि ये बॉडी भाई किस तरह का है? कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांसफर होगा जब ये क्या होगा? कंडक्टर होगा, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ेगा ही नहीं। अगर हम कंडक्टर को भी देखें तो कंडक्टर खुद नहीं छोड़ता अपने आप, लेकिन इसको थोड़ा सा ताकत मिल रहा है तो ये छोड़ देगा सरफेस। चलिए कंडक्टर तो हो जाएगा, क्या इंसुलेटर भी ऐसा करेगा? तो इंसुलेटर वो कर सकता है जो कि क्या होगा, उसको इलेक्ट्रॉन को जितना सरफेस से निकलने के लिए चाहिए उतना मिल जाए तो ये भी फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल है, कंडक्टर आसानी से दे देगा। तो देखिए ये कंडक्टर है, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री भी है अंदर में और सरफेस से बाहर आने के लिए भी रेडी है क्योंकि इसको मिल रहा है फोर्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको टच कराए, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और ये इसके पास पहुंचेगा और ये कर देगा न्यूट्रल। तो देखिए सेकेंड स्टेप में क्या मिलेगा कि भाई एक 3 बचा है प्लस, और यहाँ पे जिसका इलेक्ट्रॉन आया इधर वो तो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो क्या ये वाला बॉडी जो चार्ज है ये 3 प्लस है और यहाँ कितना है? 1 प्लस। अभी भी ये ताकतवर है इस साइड और इस साइड क्या है? कमजोर है। अब ये बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक माइनस लिए इलेक्ट्रॉन को और यहां से इस तरह से लगा दिए, ये भी न्यूट्रल हो गया और यहाँ भी 2 प्लस हो गया। तो फाइनल स्टेप जो हम देखेंगे वो हमें क्या कैसा मिलेगा? तो फाइनल स्टेप में देखते हैं कि इस बॉडी पर क्या है?
2 प्लस बचा और यहाँ भी 2 प्लस हो गया और ये अब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज बंद हो गया, यानी ए बॉडी 2 प्लस से चार्ज हुआ और बी बॉडी कितना हो गया 2 प्लस से। ओवरऑल फिर से देखिए टोटल इस पे चार्ज देखिए कितना है, 2 प्रोटॉन प्लस के बराबर है, 2 प्रोटॉन प्लस के बराबर है। और यहाँ पे फिर ओवरऑल चार्ज क्या है, 4 प्रोटॉन के बराबर है चार्ज। यहाँ भी शुरू में देखिए इसमें भी क्या है, ये बॉडी न्यूट्रल 0 था, इस पे 4 प्रोटॉन का प्लस है, यानी 4 प्लस है इस पे और 4 यहाँ भी प्लस आया। कहने का मतलब सिंपल है कि चार्ज ना तो पैदा हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, इस प्रोसेस में चार्ज क्या है, कंजर्व क्वांटिटी है, ये हमने देखा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पर जो चार्ज हुआ ये दरअसल किस तरह चार्ज हुआ, दोनों तो सेम नेचर का है। अब सवाल ये उठता है क्या ये हर समय ऐसा ही होगा कि दोनों पर बराबर बराबर प्लस चार्ज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए इसको देखेंगे, हिंदी मीडियम वाला इसको ध्यान से देखिए। एक ऐसा विधि जिसमें एक आवेशित वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ संपर्क कराया जाता है, जिसके कारण वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और वस्तु आवेशित हो जाता है। यही बात हमने कहा, 2 वस्तु लिए और दोनों वस्तु में एक चार्ज था एक न्यूट्रल था, फिलहाल ऐसा लिए, ले सकते हैं चार्ज भी कोई बात नहीं, और दोनों को साथ में संपर्क कराए, चूंकि कंडक्टर था एक इधर वाला तो और इधर वाला, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर लिया और जैसे एक्सचेंज हुआ दोनों पर क्या हुआ, ओवरऑल देखते हैं कि फिलहाल हाफ हाफ है। लेकिन क्या ये हाफ हाफ चार्ज हमेशा होगा या अलग होगा, तो हमेशा नहीं होने वाला है। ये डिपेंड करता है बॉडी के शेप और साइज पर, और इसी में बच्चा उलझ जाता है और एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और हम भी जो पीडीएफ देंगे आपको नीचे उसमें भी क्वेश्चन आएगा। तो जो बच्चा पीडीएफ को बना लेगा लेक्चर को देखकर या अपना दिमाग को लगाकर, उस समझिए बच्चा जीनियस है। तो फिलहाल तो हम ये देखेंगे कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है वो देख रहे बराबर है, क्या ये हमेशा आता है या इसके लिए कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो आइए देखिए, बॉडी तो जो कंडक्टर है उस पे चार्ज देखेंगे। अगर बॉडी आइडेंटिकल है और ये है नॉट आइडेंटिकल, जिसको कहते हैं एक केस हो सकता है कंडक्टर तो हो ट्रांसफर होगा, क्योंकि कंडक्टर नहीं होगा इंसुलेटर से ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो सबसे पहले बात तो इंसुलेटर वाला बात ही नहीं करेंगे। लोहे के रड को अगर हम ऐसे रगड़ें तो उस पर हम चार्ज नहीं देख पाएंगे अगर खुले हाथ से पकड़ते हैं तो, क्योंकि उस पर जो भी चार्ज डेवलप होगा वो न्यूट्रलाइज होते रहेगा बार बार, किससे, हमारे हाथ से, क्योंकि हाथ तो कंडक्टर की तरह बॉडी काम करेगा। अब देखिए सवाल इसमें यह आता है कि इसको अगर हम किसी कपड़े से पकड़ लें या किसी ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल से पकड़ लें तो वहां पे ये नहीं करता है, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल जो बीच में आता है हाथ और इसके बीच में, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं होने देता है। तो इलेक्ट्रॉन चाहे इधर चार्ज क्यों ना हो, अगर वो कंडक्टर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज नहीं करेगा, तो उसमें चार्ज भी डेवलप नहीं होगा। अगर आपको ऐसा सवाल मिलता है कि एक बॉडी क्या है, इंसुलेटर है, लिख दिया खुलेआम, और इस पे चार्ज है +4 और कह दिया ये भाई A+4 है, तो बताइए बी बॉडी पर कितना चार्ज होगा, बी न्यूट्रल था तो बी बॉडी अभी भी न्यूट्रल होगा, क्योंकि इंसुलेटर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं होने देगा ये, और जब ये नहीं होगा ट्रांसफर तो इस पे चार्ज कोई अपीयर नहीं होगा फिर। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इंसुलेटर जो जिसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है नॉर्मल कंडीशंस में, तो अगर वो तब तक इंसुलेटर ही है। अब ये स्पेशल केस अलग है कि आपने इंसुलेटर को लगाया और बहुत हाई वोल्टेज दिया और ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो कंडक्टर बन जाएगा ना फिर ये, तो उस केस की बात नहीं कर रहे हैं। जब तक ये इंसुलेटर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा और वो फिर न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रह जाएगा, ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अभी जो हम देखेंगे वो देख रहे हैं कि अगर बॉडी आइडेंटिकल है तब कैसा केस होगा। आइडेंटिकल है, अगर एक बॉडी ऐसा लिए हैं दोनों आइडेंटिकल है, तो A पर 4+ है और B न्यूट्रल है, तो इस पे 4+ है और ये क्या है, साफ सुथरा एकदम न्यूट्रल है। तो जैसे ही ये न्यूट्रल है और इसका फाइनल स्टेप देखेंगे आइडेंटिकल बॉडी में, तो A+ इस पे 2+ बचेगा और इस पे भी 2+ होगा, यानी B भी 2+ हो जाएगा। अब ये 2+ हुआ सिर्फ किसके टच करने से, इन दोनों को टच करने से। लेकिन अगर ये आइडेंटिकल नहीं होगा, आइडेंटिकल का मतलब है कि समान आकार और समान साइज, यानी कि बॉल का जो शेप है वो गोलाकार है
और रेडियस भी अगर दोनों का सेम है तो ये क्या है, आइडेंटिकल है। लेकिन यहां तो कह रहा है कि आइडेंटिकल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है एक छोटा बॉल हो और एक बड़ा बॉल का रेडियस हो, तो ये नॉन आइडेंटिकल हो गया, यानी आइडेंटिकल नहीं है। अब दोनों को जोड़िए, ये इस पे 4 प्लस है, तो जैसे ही इसको आप कंडक्ट कीजिएगा, सटाइएगा, तो इस बॉडी पर हो सकता है कि इस पे 3 हो और इस पे क्या रहे, 1 हो, और इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना अब बंद हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन अब ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, और आप इसको कितनों देर तक रखिएगा फाइनली भी आपको ऐसा ही मिलेगा, 1 ही प्लस और इस पे 3 प्लस भी मिल सकता है। चार्ज का अमाउंट वही रहेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो अलग हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन इस पे कम रहा, इस पे ज्यादा रहा। तो देखिए दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे बच्चा फंसता है वो इसी टर्म पे आके फंस जाता है। आपको दिया कंडक्टर दिया, आपने चार्ज भी करने के लिए दिया, और आपको ये माइंड में नहीं दिया कि आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल नहीं है तो आप बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाइएगा। और अगर आपके पास आइडेंटिकल बॉडी है दोनों ए और बी, तो चार्ज आप इतना सोच लीजिए कि जो भी होगा इस पर अगर माइनस भी होगा तब भी दोनों पर बराबर बटेगा। अगर मान लीजिए एक बॉडी पर माइनस चार्ज है, -4 है ए बॉडी पर, देखिए अब सवाल सिंपल सा है, अगर बॉडी कंडक्टर है तो एक्सचेंज तो होने वाला है, इंसुलेटर होता तो कहानी खत्म था। अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर दो तरह का हो सकता है कि आइडेंटिकल हो और मतलब आइडेंटिकल नहीं हो। तो आइडेंटिकल किसको कहते हैं, जिसका शेप और साइज, शेप एंड साइज क्या हो, सेम हो। जैसे एक स्फेयर है, दूसरे स्फेयर क्या है, आइडेंटिकल है। लेकिन कब आइडेंटिकल है, जब इसका शेप और साइज दोनों सेम हो, यानी कि रेडियस इसका और इसका दोनों का समान है, तो मतलब ये आइडेंटिकल है। 5 सेंटीमीटर का ये रेडियस वाला स्फेयर है और ये भी 5 सेंटीमीटर का, तो आइडेंटिकल है। अगर ये 5 है और ये 2 है तो आइडेंटिकल नहीं है ये। तो आइडेंटिकल नहीं होने के केस में और होने के केस में, दोनों केस में देखते हैं। अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो यहाँ पे चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर होगा, और यानी कि जो एक बॉडी दोनों में मिलकर चार्ज कितना था, तो यहाँ पे एक पर चार्ज Q है और एक पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस तरह से होगा, तो Q + 0 ये जोड़ देंगे, अब बटे 2 कर देंगे, तो वो एक पार्ट का चार्ज है। तो यानी कि सिंपल सा बात कहें तो Q/2, और यहाँ भी कितना आएगा, Q/2। इसलिए पहले 4 था तो देखिए यहाँ कितना बचा, 2। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस पे आते हैं, इस पे चार्ज Q है, इस पे 0 है, तो इस पे 3 बच गया, यानी कि Q1 बचा, और इस पे क्या बचा, Q2। तो यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से नहीं हुआ कि ये आधा आधा हो गया। तो नॉट आइडेंटिकल के केस में ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये चीज का जवाब आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, जहां पे हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट और कैपेसिटेंस के बारे में, वहां पे ऐसा सवाल आएगा ऐसा क्यों होता है। सिंपल लॉजिक समझिए ऐसे अभी फिलहाल कि मान लीजिए इसको 3 आदमी है, 3 आदमी के रहने के लिए जितना एरिया दिए हैं पर आदमी पर मान लीजिए 2 स्क्वायर फीट है, तो टोटल कितना, 6 स्क्वायर फीट मिला इसको। और अगर इसका टोटल 2 स्क्वायर फीट अगर एरिया है तो इसमें तो एक ही आदमी रहेगा ना बराबर तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका और इसका बराबर हो गया। अब ये ज्यादा इस पे नहीं दे सकता है जोड़, ना ही इस पे, तो फोर्स ही नहीं लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन अब एक्स्ट्रा एक्सचेंज ही नहीं होगा। तो कहानी बड़ा सिंपल है कि अगर नॉन आइडेंटिकल बॉडी रहे तो उस पर चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं रहे। क्वेश्चन में दिया रहेगा आइडेंटिकल तो हम अपने आंख बंद करके भी कर देंगे भाई दोनों चार्ज को जोड़ो और 2 से भाग दो, दोनों बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए, तब कुछ इससे रिलेटेड चीजें देख लेते हैं सवाल, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए इस पे 6 प्लस है और इस पे 4 प्लस है, दोनों को टच करा दिए, तो इस पे ओवरऑल टच कराने के बाद कुछ देर रखे और फिर बना हमको फाइनल। तो फाइनल कितना आएगा, तो देखिए इस दोनों को अगर जोड़ते हैं, जैसे ही जोड़ेंगे तो 6E प्लस है और यहाँ पे क्या है 4E प्लस है, तो जैसे 6 और 4 जुड़ गया तो टोटल कितना हो गया 6E प्लस और 4E प्लस, और बटे 2 कर दीजिए तो कितना हो गया 5E प्लस। तो यानी कि एक पर कितना बचेगा, 5 पॉजिटिव बचेगा और 5
पॉजिटिव इस पे बचेगा। टोटल 10 था। अगर मान लीजिए केस ऐसा आता है कि इस पे 6 प्लस है और इस पे 4 माइनस है या 8 माइनस है, तो कहने का मतलब क्या है, इसको जैसे ही जोड़िएगा तो 6 और 8 कितना हो गया, 6e प्लस और 8e माइनस, तो ओवरऑल कितना बचा, 2e माइनस बचा। 2 ही पॉजिटिव है, नेगेटिव बचा है। ऐसा नहीं कि 14 हो गया, ये भी करना गलत है। तो देखिए यहाँ पे कितना बचा, 2, तो एक इस पे आ जाएगा और एक इस पे आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। और जब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो अगला एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है, वो इसी तरह से दिया है। आप एग्जांपल को खोलिए, देखिए एक चिमटा से पकड़ा हुआ है, उसमें लिखा भी है कि ये इंसुलेटर है, और फिर इसके बाद एक डंडी पे खड़ा है, वो भी इंसुलेटर है। एक बॉल खड़ा है, उस पे +4 है, एक पे 2 प्लस है, दोनों को दूसरे आइडेंटिकल बॉडी से टच कराया और फिर उसके बाद दोनों पर घट गया। देखिए आप एनसीईआरटी बुक को खोलिए, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा। तो देखिए जहां पे आइडेंटिकल है वहां पे चार्ज हाफ हो जाएगा, जो दोनों का ओवरऑल का ऐड होगा, सम होगा। चूंकि चार्ज अलजेब्रा की तरह जोड़ा जाता है क्योंकि ये स्केलर है, और जब उस तरह से जोड़ के जो भी बॉडी होगा, अगर 2 में बांटना है तो 2 से भाग देंगे, अगर 3 में बांटना होगा तो सभी चार्ज को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, तो सभी पर आ जाएगा। तो आइडेंटिकल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, नॉन आइडेंटिकल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आसान नहीं है। अब इसी से रिलेटेड आता है कैपेसिटर वाला सवाल। तो जो बच्चा इसको बढ़िया से समझ जाएगा वो कैपेसिटर वाला आसानी से समझ जाएगा। एक प्लेट यहां है और दूसरा प्लेट यहां है, तो देखिए अगर यहाँ पे प्लस चार्ज, ये वाला चीज प्लस है और माइनस है, तो जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन कीजिएगा और यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिएगा तो देखिएगा कि कुछ देर बल्ब जलता है, जैसे इसको ऑन करते हैं आप फिर बंद बूझ भी जाता है बल्ब। तो बूझता क्यों है, इसका मतलब है करंट चलना बंद हो गया होगा। क्यों बंद होगा, ये सवाल यहीं से हम समझ जाएंगे। समझिएगा अगला चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट यहां से आ रहा है। अब ये क्या आ रहा है, कैसे काम करेगा। मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो बैटरी में प्लस है तो ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, इधर से तो ला नहीं सकता बैटरी उस प्लेट से इस प्लेट, तो क्या करता है ये खींचता है, जिससे आप टच किए हैं। तो ये अगर कंडक्टर है तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, खींचना शुरू करेगा। इसके यहां भी तो प्लस माइनस भरा है, तो प्लस माइनस भरा है तो ये माइनस को ये खींचेगा, ये प्लस खाली होगा, ये वाला इसको लेगा, और इस तरह से सीक्वेंस चलेगा, और ये लास्ट यहां से ले जाएगा इलेक्ट्रॉन को इधर, और ये कहां पहुंचा देगा, बैटरी के टर्मिनल पे। बैटरी के टर्मिनल पे जैसे ही प्लस माइनस पहुंचता है प्लस वाले पर, इसके अंदर एक फोर्स होता है जिसको ईएमएफ कहते हैं, वो फट से इसको इस पर पहुंचा देता है, तो बैटरी मेंटेन करता है। यानी ईएमएफ जिस बैटरी का गायब, उस बैटरी के अंदर ये न्यूट्रल होने का प्रोसेस तुरंत हो जाएगा। यानी बैटरी चार्ज भी है और जैसे कनेक्ट किया फट से डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि उसके अंदर ईएमएफ खत्म हो गया। वो फोर्स नहीं रहा जो इसको इलेक्ट्रॉन को बार बार पंप करेगा, भाई तुम प्लस पे आया, ठीक है उठाओ, धक्का मारो, इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पहुंचा दो टर्मिनल पे। और यही प्रोसेस बैटरी को जिंदा रखता है और वही उसका हार्ट भी है। सवाल सिंपल है, इलेक्ट्रॉन यहां से उठाया और इसके पास ले गया, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस। अब इधर तो खाली है और या तो इधर क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है, तो इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन तो खींच नहीं सकता है क्योंकि उसका सरफेस से बाहर ही नहीं आएगा। देखिए कितना क्रूशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है इसका इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीजें सिखा देता है। आप यहीं से आगे का भी कॉन्सेप्ट को राइज कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। अब जैसे ही यहाँ पे देखिएगा कि ये सब अब प्लस बचेगा खाली, जैसे ही ये प्लस बचेगा, इसके प्लेट तो ऐसे दिखता है, तो इस प्लेट के इस छोर में क्या करेगा, भाई तुम प्लस माइनस एक जगह था, इधर आओ, इलेक्ट्रॉन को इधर खींचने लगा, और जैसे ये खींचा इधर क्या बचा, प्लस। तो समझिए कि इस छोर पर क्या बचा, माइनस, और इस छोर पर क्या बच रहा है, प्लस। अब क्या करेगा, इस माइनस को भी ये दे रहा है कि भाई तुम प्लस माइनस तो था लेकिन एक्स्ट्रा मेरे पास है, तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं। ये यहां पे पहुंचा, और जब ये इस तरह से पहुंचेगा तो देखिए ये क्या करेगा, ये माइनस हो गया यहाँ पे, और इस साइड किनारे में इसका माइनस है और ये साइड प्लस है। तो जैसे ये साइड प्लस है, ये क्या करेगा, इधर वाले टर्मिनल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जैसे ये खींचेगा यहाँ क्या हो गया, न्यूट्रल। तो इस साइड क्या बचेगा, माइनस, और ये क्या साइड बनेगा, न्यूट्रल। और यहां से जब खींच लिया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस। तो ओवरऑल देखिए क्या बनेगा रिजल्ट, कितना मजेदार है ये, कि यहाँ पे ओवरऑल बल्ब जो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ प्लस बन रहा है और यहाँ पे माइनस बन रहा है, और जब ये माइनस बन रहा है और ये वाला क्या हो रहा है, इधर का प्लस इससे न्यूट्रलाइज कर रहा है, और ये न्यूट्रलाइज करने के बाद यहाँ क्या बचा, प्लस बना।
और एक्स्ट्रा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, ये क्या हो गया नेगेटिव। अब देखिए चार्ज क्या होगा, जितना इधर से खींचेगा तो ये Q होगा प्लस, और Q के सामने वाला इंड्यूस्ड भी उतना ही होगा माइनस। और जब ये माइनस Q जितना डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन इससे खींच के ये माइनस हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा प्लस Q। और जब ये प्लस Q होगा तो ये कितना चीज इंड्यूस करेगा सामने में माइनस को, तो उतना ही माइनस इंड्यूस्ड करेगा, यानी कि ये क्या हो गया माइनस Q। अच्छा ये ऐसा कब होगा, जब ये सब के सब क्या होंगे कंडक्टर होगा। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कैपेसिटर C1 है कि C2 है। हमने सिर्फ एक झलक दिया कि कैपेसिटर में चार्ज कैसे बांटना है हर प्लेट पे, वो भी इसी से कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो जो इस लेक्चर को बढ़िया से देख लेगा, समझ जाएगा, यानी कि उसके लिए इस चैप्टर में आके कहीं दिक्कत नहीं है। किसी भी चैप्टर में जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, इंडक्शन मेथड को दिमाग में रखेगा, कंडक्शन मेथड को दिमाग में रखेगा, उसको कहीं तकलीफ नहीं होने वाला है। तो चलिए ये यहीं तक था। अब इसके बाद देखिए, अगर कोई बॉडी मान लीजिए प्लस चार्ज हो जाता है, इंसुलेटर है प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है, इसको अगर हम जमीन से टच करा देते हैं, तो जमीन इतना बड़ा अर्थ है इसका कि इससे इलेक्ट्रॉन अगर 5 चला भी जाएगा तो अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया बहुत लार्ज है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, पूरा बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा और अर्थ चार्ज हो जाएगा प्लस। लेकिन ये इतना कम चार्ज का अमाउंट है 4-5 प्लस इस पूरे अर्थ पर कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन चार्ज ऐसा नहीं कि चार्ज पैदा हो गया या न्यूट्रलाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन आया तभी तो न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से आया, अर्थ से आया, तो अर्थ में भी तो इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। तो बारीक बात तो यही देखें कि अर्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, लेकिन इससे असर नहीं पड़ता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी उदासीकरण होना। अच्छा, उदासीकरण में इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो रहा है, फिलहाल बॉडी प्लस है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ टू बॉडी जा रहा है। लेकिन अगर कोई बॉडी नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस पे एक्सेस है प्लस माइनस से, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पंप करेगा और जमीन में क्या करेगा, फेंक देगा। तो जमीन में माइनस चला गया, लेकिन जैसे ही जमीन में माइनस जाएगा ये सभी के सभी क्या था, पहले प्लस माइनस तो था, ये एक्स्ट्रा था ना ये माइनस, तो ये सब जमीन में चला गया और ये क्या हो गया न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन अभी किधर जा रहा है, बॉडी टू अर्थ। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन दोनों हो रहा है, बॉडी प्लस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी में जाएगा, और अगर प्लस माइनस वाले बॉडी को अगर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो बॉडी टू अर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा असल में इलेक्ट्रॉन। जो बच्चा ऐसा सोचता है प्रोटॉन भाग जाएगा, उसका दिमाग और कॉन्सेप्ट दोनों गलत है। इसलिए असली कॉन्सेप्ट को देखिए, असली कॉन्सेप्ट को समझिए और तब आप एनालिसिस कीजिए। आपका जो भी किताब में क्वेश्चन होगा वो बनेगा और समझ में भी आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। तो देखिए हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी देखा, यही होता है। तो अगर कोई बच्चा ये कहता है न्यूट्रलाइजेशन में सिर्फ अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या अर्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये गलत सोचना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है, बॉडी से अर्थ में, अर्थ से बॉडी में, बस यही प्रोसेस है। चलिए तो आज का जो लेक्चर है वो इतना ही है, और इसके बाद जो आने वाला है वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, उसके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे पूरी तरह से। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को समझ में आया, फायदा हो जाएगा, वो कमेंट कीजिए। कुछ आपके जितना कमेंट कीजिएगा उतना ही एनर्जी मिलेगा, और फिर अगला लेक्चर उतना ही जोश जुनून के साथ देंगे ताकि और भी बेहतर कर सकें। तो धन्यवाद। और इसके नीचे जो PDF लिंक दिया है, आप उस क्वेश्चंस को बनाइए। जो क्वेश्चन आपसे बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नहीं बना। क्वेश्चन का नंबर बताइए, हम उसका डिस्कस कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो और लगता है कि ये क्वेश्चन कैसा है, नॉर्मल है, क्या है, तो और भी बच्चे से पूछिए। जब आपको दूसरा कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा तब भीतर भीतर खुशी होगा, हो तो ये भी तो नहीं जानता है, उसको भी पता चलेगा कि ये चीजें हम क्यों नहीं समझे, कहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चा जहां भी पढ़ रहा है पढ़ने दीजिए, उसको ये क्वेश्चंस दीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये तो बुक में क्वेश्चंस है, तो अच्छे अच्छे बुक का क्वेश्चन, जैसे नीट का क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चंस उठा के दिए और उसी क्वेश्चंस के बेस्ड पर दिए, और इसका एक्सप्लेनेशन इसी लेक्चर में। तो ध्यान से इसको बनाइए और फिर एंजॉय कीजिए।